नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रूव में। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ मैं काफ़ी सारी योग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ योगासन के स्केड्यूल शेयर किए थे। उसमें मैंने अपना योग प्रैक्टिस का भी 1 घंटे का मेरा क्या स्केड्यूल रहता है वो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। उसमें मैं अपने पर्सनल फिटनेस के लिए मैं क्या क्या प्रैक्टिसेस करती हूँ वो मैंने शेयर की थी। और एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि जो सभी लोगों के लिए है, जो कोई भी कर सकता है एक्सरसाइजेस, वो कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद प्राणायाम सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कि काफ़ी सारे प्राणायाम अभी तक हम कवर कर चुके हैं। और लास्ट टाइम मैंने 5th और 6th पार्ट शेयर किया था हमारी जो प्राणायाम की सीरीज है उसका। उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अनुलोम विलोम को जब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उन 2 हिस्सों में जो 2 पार्ट्स उसके बनते हैं वो था सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम। वो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ और कुछ नॉलेज भी दी थी। और अभी ये जो सारी अब कुछ रह गए हैं प्राणायाम, इनको कवर करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ एक समराइज करूंगी सारे प्राणायाम के बारे में। एक वीडियो में रहेगा कि कौन सा प्राणायाम किस समय करना है, कौन से सीजन में करना है, क्या प्रिकॉशंस है। वो एक जनरल सा वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी। तो आज का जो हमारा प्राणायाम की सीरीज का जो पार्ट है उसमें मैं आप लोगों के साथ जो प्राणायाम शेयर करने जा रही हूँ उसे स्पेसिफिकली हम गर्मियों में करते हैं। अब देखिए गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब जून की गर्मी आएगी, जैसे जैसे जून आएगा तो उसमें और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। तो देखिए अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास कूलर अवेलेबल हो, हर जगह कूलर एसी अवेलेबल हो, पंखे ही हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गर्मी है तो लाइट भी चली जाती है, तो उसमें फिर हम लोग झुंझलाहट हमें होती है, इरिटेशन होती है कि अब क्या करें, इतनी ज्यादा गर्मी हमें लग रही है। और दूसरी चीज ये, अगर पंखे हैं, एसी है, सब कुछ चाहे अवेलेबल भी है, लेकिन एक इस मौसम में जो हमारे भीतर का जो गर्मी है वो भी बढ़ जाती है। पित्त जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, इस टर्म का यूज किया जाता है। तो गर्मी हमारे पूरे शरीर में बढ़ जाती है। डाइजेशन हालांकि हमारा वीक हो जाता है, लेकिन हमारी जो ओवरऑल शरीर की गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पूरे शरीर का। तो उसकी वजह से अच्छा जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं लेडीज को, या मेनोपॉज के दौरान में, या जिनको जैसे पीरियड्स गर्ल्स को आते हैं उस दौरान में हीट निकलती है बॉडी से। ये एक बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम है, बॉडी में से हीट फील होती है, जैसे कुछ निकल रहा है अंदर से, गर्मी बहुत ज्यादा। तो अच्छा प्यास लगती है, ये कुछ और अलग अलग मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स दिक्कतें बता रही हूँ। गर्मी में गला बहुत ज्यादा सूखता है, प्यास बहुत लगती है, मुंह सूखने लग जाता है, कई बार तो सलाइवा भी बहुत कम बनता है मुंह के अंदर, और एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ये सारी जो दिक्कतें हैं ये गर्मी के मौसम में ज्यादा हमें होते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म है और भीतर भी हमारे शरीर का जो है वो वातावरण भीतर का भी बिगड़ा हुआ है उसके साथ में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो योगी थे, अब पुराने समय में देखिए कूलर एसी कुछ भी नहीं होता था, पंखे तक नहीं होते थे। तो हमारे जो सिद्ध थे, हमारे जो संत थे, वो क्या तरीका अपनाते थे कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए मौसम के अनुसार में। जब गर्मी है तो इस तरीके से शरीर के टेम्परेचर को सेट कर लिया जाए कि भीतर का जो है वातावरण, जो टेम्परेचर, वो बैलेंस में रहे, गर्मी ना लगे बहुत ज्यादा, उसका प्रभाव ही ना पड़े शरीर के ऊपर। और जब सर्दी आ गई है तो सर्दी में ठंड ना लगे, अब उससे बचने के लिए वैसे प्राणायाम और उसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन करके रख लिया जाए। और जब बरसात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग खुद को मैनेज कर लिया जाए। 6 तरीके के जो मौसम है, सीजन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लेना, ये हमारी योगिक साइंस है, और जो कि बहुत ही पुरानी साइंस है, ये आज की नहीं है। हम इसको योगा कह देते हैं आज के समय में, हालांकि योगा कोई भी टर्म नहीं है। असल में जो टर्म है रियल में, ट्रू में, वो योग है। इंग्लिश में ए लगता है इसके आगे, वो असल में योग है। बोलने में योगा कह देते हैं सभी, हम योगा कर रहे हैं, बट असल में योगा कोई भी शब्द नहीं है, योग कहते हैं इसे हम। तो प्राणायाम के ऊपर वापस आएंगे, थोड़े इधर उधर हमारी बातें शुरू हो गई, तो काफी दिन के बाद वीडियो बन रही है, तो थोड़ा सा मैंने एक आप लोगों के साथ वो भूमिका से बांध दी, अभी तक क्या हुआ था। तो आज
मैं आप लोगों के साथ 2 प्राणायाम शेयर करूंगी। जैसे पिछली बार 2 प्राणायाम शेयर किए थे, वो क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और एक साथ करना ही जरूरी था। और आज भी 2 ऐसे गर्मी में करने वाले प्राणायाम हैं, इसके फायदे नुकसान सब मैं बताऊंगी आपको। तो ये स्पेसिफिकली इसी मौसम में किया जाता है। जैसे आप मार्च से गर्मी होनी शुरू हो जाती है, मार्च से लेके आप इसको जब तक गर्मी है तब तक आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले नाम बता देती हूँ आपको। इसके नाम ही इसका आपको सुनकर ही ऐसा लगेगा जैसे भीतर तक ठंडक आ गई। इस प्राणायाम के नाम ही ऐसे हैं। पहला प्राणायाम है शीतली। शीतली प्राणायाम यानी कि जो भीतर तक शीतल कर दे, हमारे शरीर को, शरीर के एक एक अंग को शीतल कर दे, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा हुआ है उसको डाउन कर दे, इतना भी डाउन ना कर दे लेकिन उसको बैलेंस में ले आए, शीतली प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम उससे भी ज्यादा ठंडक देता है शरीर को, शीतली से भी ज्यादा। तो शरीर को शीतल कर देने वाले, कूलिंग कर देने वाले 2 कूलिंग प्राणायाम आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूं, जिसका नाम है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। फायदे इन दोनों के सेम है, मिलते जुलते फायदे हैं इन दोनों के, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। टेक्निक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। शीतकारी में थोड़ी और ज्यादा ठंडक शरीर के अंदर आ जाती है शीतली के कंपैरिजन में। शीतली भी ठंडा करता है शरीर को। तो ये दोनों प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्राणायाम है, जैसे कि विधान होता है कुछ ऐसे प्राणायाम का कि उन्हें गर्मी में, सर्दी में, बरसात में कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो शीतली शीतकारी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे कि अभी ये मौसम चल रहा है हमारा मई का, मार्च से लेके मार्च में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, ठंडक वाले मौसम में नहीं कह रही, मार्च में शुरू में ठंडक रहती है लेकिन उसके एंड में जैसे गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, बहुत तेज गर्मी, फिर जून में और जुलाई के मिड तक आप इन प्राणायाम को कर सकते हैं। फिर उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है, सावन का मौसम आ जाता है, उसके बाद थोड़ा जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, तो थोड़ा अवॉइड करें। बरसात के मौसम में शीतली शीतकारी प्राणायाम को नहीं किया जाता, कोई भी ठंडा प्राणायाम नहीं किया जाता बरसात के मौसम में। फिर सर्दी के मौसम में इन प्राणायाम को नहीं करना है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, अक्टूबर से ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, मार्च के मिड तक जाती है वो, आप मान के चलेंगे। तो आपको उन मौसम में इन प्राणायाम को नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिनको नजला जुकाम है, जिनका गला खराब है, गले में खराश है, बलगम बहुत ज्यादा बन रही है, बहुत ही ज्यादा इस तरीके की जिनको दिक्कत है, जिनके कुछ हद तक आप ये भी लेके चलें बहुत ज्यादा ही जोड़ जिनके जाम हो गए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा किसी को है अर्ली स्टेज में, हल्का सा दर्द होता है उनको, हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन होता है, वो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके बिल्कुल ही जाम हो गए हैं जॉइंट्स, और जैसे 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, दर्दें ही दर्दें शरीर में हो रही हैं उनके, तो वो थोड़ा सा इनको अवॉइड करें। करना है तो थोड़ा सा जैसे 5-6 आवृत्तियां कर ली, इससे ज्यादा नहीं करना। बिल्कुल माइनर सा अगर करवाना भी है किसी को, कुछ ऐसे उनको अगर सिम्टम्स लग रहे हैं किसी चीज के शरीर के अंदर, तो उसको क्योर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए 5 से 6 आवृत्तियां इसकी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना। और ये मैंने आपको बता दिया कि सर्दी में, बरसात में नहीं करना है। जिनको सर्दी जुकाम है, जॉइंट्स पेन है, जॉइंट्स पेन यानी कि वात बढ़ी हुई है जिनके शरीर में, वो इसको ना करें, थोड़ी आवृत्तियां कर लें, 3 से 4। सर्दी जुकाम वाले बिल्कुल भी ना करें, इसको बढ़ जाएगा क्योंकि उससे ये। और इसके फायदे क्या क्या हैं, अब मैंने आपको ये सब तो बता दिया किस मौसम में करना है, किनको नहीं करना। फायदे में ये है कि जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, एसिडिटी, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, पित्त में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। पित्त से जो होने वाले रोग हैं, तकरीबन 20 तरह के रोग हैं जो अकेले पित्त से ही होते हैं। तो वो 20 तरीके के रोग में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर्स होना, इवन पूरे शरीर में एसिडिटी हो जाना, ब्लड में एसिडिटी जिसको कहते हैं वो बढ़ जाना। और जो ये हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं जब हमारे शरीर में अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रक्त के भीतर, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज भी क्रिएट करती है। तो वो हो जाना, यूरिन में बर्निंग होना, फिर शरीर के किसी हिस्से में बर्निंग होना। एक होता है कि दर्द होना शरीर के किसी हिस्से में, एक है जलन होना, जलन के साथ दर्द होना। तो वो जलन के साथ होने वाली दर्द में यही है कि पित्त बढ़ गया है आपका उस समय। आंखों में जलन होना पित्त का लक्षण है। आंखों में अदरवाइज वैसे सूख जाना वो वात का लक्षण होगा, सूख रही है, ड्राई हो गई है आंखें, लेकिन बर्निंग होना आंखों में वो पित्त का लक्षण होगा।
स्किन में बर्निंग होना पित्त का लक्षण है। और भी बहुत सारे रोग हैं जो पित्त से होते हैं। तो पेट में ऐसे जलन सी होना आपको, या बाइल बढ़ जाना, लिवर में गर्मी पड़ जाना, ये सारे पित्त के हैं। कभी मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। तो ये जिनको सिम्टम्स है पित्त से रिलेटेड, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर ये भी पित्त का लक्षण है, गला सूखता है बहुत ज्यादा जिनका, तो ये सारी ही चीजें इनकी संबंधित हैं इससे। तो जिनको ये सभी लक्षण हैं वो इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। इन सभी में ये दोनों प्राणायाम लाभ देंगे। गर्मी में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, शरीर में बहुत ही ज्यादा हीट निकल रही है, इवन अगर फीवर है, सर्दी जुकाम में मैंने मना किया है, लेकिन अगर किसी को वैसे बुखार हो गया है, या आपको ये लग रहा है कि किसी को पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो भी इस प्राणायाम को करें, उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इसको करने से। तो एक फ्रेशनेस आपको फील होगी, बहुत ज्यादा थकान आपको लग रही है, एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी इसको करने के बाद में, अलग सी ठंडक आ जाएगी। और शरीर में जो हमारी ठंडी और गर्म नाड़ी है उसकी हम बात करते हैं, जब भी दोनों एनर्जीज हमारे शरीर के भीतर ही काम कर रही हैं, हमारे प्राण शरीर में, तो गर्मी में हमारी राइट नॉस्ट्रिल थोड़ी सी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसका प्रभाव होता है बाहर के वातावरण का। तो वो राइट नॉस्ट्रिल हमारी राइट साइड ज्यादा एक्टिवेट रहती है, राइट फेफड़ा भी जिसे कहते हैं वो उसके साथ ही कनेक्टेड है, तो वो ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो अब दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है, क्योंकि जैसे ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी लेफ्ट नाड़ी लेफ्ट साइड एक्टिवेट होगी तो शरीर में ठंडक आने लग जाएगी। इन दोनों का बैलेंस हमें करना है, तो वो इन प्राणायाम से ही होगा। चंद्रभेदन मैंने करवाया था, जो डीपर लेवल पे आपकी नाड़ी की शुद्धि भी करता है, नाड़ी के द्वारा कूलिंग भी करता है शरीर के भीतर, लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट करता है। और आज जो दो प्राणायाम शीतली शीतकारी के बारे में मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए, ये प्राणायाम उन सभी दिक्कतों में आपको उसको रिजॉल्व करने में, रिलीव करने में आपकी मदद करेंगे, जो अभी मैंने आपको इश्यूज बताए। इवन किसी को हेडेक हो रहा है, अगर माइग्रेन हो रहा है, तो वो भी इसका अभ्यास करे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। आंखों में भी मैंने बताया कि अगर आपको थकान सी लग रही है, घुटी घुटी सी आंखें लग रही हैं, आप थोड़ा सा अभ्यास इसका कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि रात के समय आपको नहीं करना है इन सबको, सूर्योदय के बाद में ना करें। ये सूर्योदय के बाद आप इसको कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, सूर्यास्त के बाद आप इन सभी प्राणायाम को ना करें। कौन कौन से प्राणायाम? चंद्रभेदन, शीतली और शीतकारी। ये तीन प्राणायाम ऐसे हैं जिन्हें की सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। शाम के समय, रात के समय आप इन तीनों प्राणायाम को ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वैसे ही वातावरण में भी ठंडक हो जाती है, और सूर्य के एब्सेंस में, सन की एब्सेंस में अगर आप इन प्राणायाम को करेंगे तो कफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे। बॉडी में पेन्स जिनको पहले से ही रहती हैं, तो पेन्स बढ़ सकती हैं, कफ बढ़ सकता है, नजला जुकाम बढ़ सकता है। तो आप कोशिश करें इनको दिन के समय में ही करें। और वैसे भी देखिए, प्राणायाम करने का जो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है वो सुबह के समय माना जाता है, क्योंकि 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपके जो लंग्स हैं वो फुली एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन के काम करने का समय अलग अलग है। मैंने पहले शायद 1-2 वीडियोस में बताया होगा कुछ 1-2 ऑर्गन्स के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। तो लंग्स के जो काम करने का समय रहता है वो रहता है सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में। आप यदि सुबह भी 4:30 से लेकर 8 बजे तक भी यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके बाद वातावरण में गर्मी होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ती है, सूर्य ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ जो प्राणायाम का प्रभाव है, आपको उतना ज्यादा प्रभाव इसका महसूस नहीं होगा। प्रभाव क्या, इसको आपको करने के बाद फ्रेशनेस भी नहीं लगेगी अपने भीतर, क्योंकि वातावरण में गर्मी है। तो आप कोशिश ये करें कि सुबह उठने के बाद आप इन प्राणायाम का अभ्यास करें, कोई भी प्राणायाम चाहे आपको करना है। रात्रि के समय यदि आपको निद्रा की दिक्कत है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें, भ्रामरी कर लें, ये 2 प्राणायाम आप कर लें। और मैंने जैसे कई वीडियोस में बताया है कि वैसे कपालभाति नहीं की जाती रात में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इसको करने के बाद। करना चाहते हैं अगर आप, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी 5 से 10 आवृत्तियां आप कर लें, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी बिल्कुल रात में नहीं आपने करना, शाम को थोड़ा सा आप कर सकते हैं, जैसे सूर्यास्त हो रहा है उस समय में आप 6 बजे 6:30 बजे के करीब इसका अभ्यास कर लें, इससे ज्यादा लेट आप ना करें। तो चलिए, मैंने अभी सब कुछ बता दिया इस प्राणायाम के बारे में आपको, और प्रिकॉशंस भी इसके बता दिए मैंने आपको। इसको कोई भी कर सकता है, बाकी इसके अलावा कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप इसको डेफिनेटली करें। हाँ, एक चीज और है इसमें, जो लो बीपी वाले हैं, लो बीपी वाले कोशिश करें कि इसकी थोड़ी आवृत्तियां करें, ज्यादा ना करें आवृत्ति, क्योंकि कूलिंग कर देता है शरीर में। और लो बीपी जिनका वैसे ही है वो
और ज्यादा डाउन ना चला जाए तो ज्यादा आवृत्तियां इसकी नहीं करनी है। आप इसकी 5 से 7 आवृत्तियां आराम से कर सकते हैं, आपको शरीर में कूलिंग महसूस हो। 10 आवृत्तियां भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर लग रहा है किसी को बहुत ज्यादा अभ्यास करना है इसका, तो आप आराम से इसके 25 आवृत्तियां तक कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी सबके लिए कोई इसका निषेध नहीं है, सिर्फ कुछ जो चीजें मैंने बताई उसमें चंद्रभेदी और शीतली शीतकारी, ये जिनको ये दिक्कतें हैं जो मैंने अभी बताई, लो बीपी रहता है, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ी आवृत्तियां इसकी कम ही रखें। चलिए अब टेक्निक बता देती हूँ इसकी, आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले शीतली प्राणायाम करेंगे। अब इस प्राणायाम को करना कुछ इस तरह से है कि श्वास इसमें मुख से लेना है हमें, अदरवाइज हम किसी भी प्राणायाम में अपने मुंह से श्वास नहीं लेते। हम श्वास कहां से लेते हैं? नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 प्राणायाम है जिसमें मुंह से श्वास को लिया जाता है, तो कुछ इस प्राणायाम में भी ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले शीतली प्राणायाम कैसे करना है? मुख को गोल कर लेंगे, अपने या तो जीभ को गोल कर लें। गोल करते हुए इसको कैसे पाइप बना लेनी, आगे से जीभ को ऐसे गोल कर देना आपको। ये गोल कर ली जीभ। अब जिनसे जीभ ही गोल नहीं होती, जीभ जिनकी बहुत ज्यादा मोटी है, वो नहीं इसको राउंड कर पाते, फोल्ड नहीं कर पाते, रोल नहीं कर पाते, तो उन्हें क्या करना है? वो ये वाली पोजीशन बना ले। इसे हम कहते हैं काकी मुद्रा। तो काकी प्राणायाम भी बोल देते हैं। इसमें आपको इफेक्ट्स बिल्कुल सेम ही लगेंगे दोनों के। ठंडक इसमें भी आपको सेम ही महसूस होगी। बस यह है कि जीभ गोल जिनकी हो जाती है, पाइप बन जाती है, तो थोड़ा ज्यादा ठंडक शरीर में हल्की फुल्की लगती है, क्योंकि जीभ से श्वास होकर अंदर जा रहा है। जीभ वैसे भी गीली रहती है, तो जिनसे नहीं होता अदरवाइज वो भी इस तरीके से कर सकते हैं, काकी मुद्रा लगा के, ये वाली। अब करना कैसे है? सबसे पहले शीतली, मुख को गोल कर लिया, जीभ को गोल कर लिया, श्वास अंदर लेना है इससे गहरा लंबा। भरने के बाद में नासिका से बाहर गहरा लंबा भीतर, मुख से श्वास भीतर लिया और नासिका से बाहर। देख लें पहले इसको, 1-2 और आवृत्तियां करूंगी। मुख बंद कर दिया, नासिका से बाहर, एक बार थोड़ा सा कैमरा पास में लाके दिखा देती हूँ कि जीभ कैसे गोल होती है। इसमें दूर से विजिबल नहीं है, ये देखिए। इस तरीके से इसको रोल करना है, श्वास अंदर, जीभ से श्वास अंदर लेना है आपने। अब जो ये नहीं कर पाते उनके लिए क्या करना है? काकी मुद्रा। मुख को गोल कर लिया, कौवे की तरह से चोंच बना लेनी है अपने आगे से, इससे श्वास अंदर लेना है। टेक्निक सेम रहेगी, बस इसमें मुख का डिफरेंस रहेगा। उसमें जीभ गोल हो रही है, इसमें आगे से लिप्स को रोल करना है। हवा को अंदर पीना है, ये चीज है बस इसके अंदर।
ये था शीतली प्राणायाम। अब हम करेंगे शीतकारी। उसमें क्या करना है, हमें अपने दांतों को इस तरह से बीच लेना है, पंक्तियां जोड़ ली दांतों की आपस में, और उन दांतों में से हमें श्वास को अंदर पीना है, खींच लेना है श्वास को अंदर। और सेम प्रोसेस रहेगा नासिका से बाहर, दांतों से अंदर, नासिका से बाहर। शीतकारी। नासिका से जब श्वास बाहर करना है तो मुख को बंद कर लेना है, लिप्स बंद कर लेने हैं। ये था शीतकारी प्राणायाम। अब जिनके मुंह में अल्सर्स हैं, छाले बन जाते हैं, एक तो उसका कारण वैसे ये भी रहता है कि पेट खराब है जिनका, तो उसका इफेक्ट आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो पेट को ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि शीतली शीतकारी प्राणायाम भी बहुत अच्छे हैं, आपके मुंह में वो कूलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली छालों में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ से लेके सारे ये ऑर्गन्स, इन पे पूरे आपके गले तक इसका इफेक्ट आ रहा है, कूलिंग इफेक्ट आता है यहाँ तक इसका। तो आप इन प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज जो मैंने प्राणायाम आपको कराए शीतली और शीतकारी, बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप रोज इसका अभ्यास करें तो आपके भीतर, अभी जिनको गुस्सा भी आता है, मानसिक लेवल पर यदि बात करें, मेंटल लेवल पे बात करें, तो जिनके अंदर हड़बड़ी रहती है, जल्दबाजी कुछ ना कुछ करने की, और वो एक काम हाथ में लेते हैं, काम नहीं पूरा करते, दूसरा हाथ में पकड़ लिए, कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते ठीक से, शांत दिमाग नहीं है। क्योंकि देखिए, फैसला शांति से ही लिया जा सकता है। कुछ भी आपने ऐसी चीजें करनी है, ऐसे कर्म करने हैं, तो उसमें दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है, मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। तो जब आप शीतली शीतकारी इन 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसमें आपके मानसिक लेवल पर भी प्रभाव आएगा। चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, ये 3 प्राणायाम आपके मन को भी शांत करेंगे, आपके स्थूल शरीर में तो अपने प्रभाव ये दिखाते ही हैं। तो आज मैंने जो आपको ये 2 प्राणायाम कराए, इनका अभ्यास आप जरूर करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रभाव इससे महसूस हुआ। बाकी जो एक मैं आपको इंस्ट्रक्शंस हर उसमें वीडियो में देती हूँ कि प्राणायाम करने के बाद में कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान जरूर करें अपने श्वासों का, और ये देखें कि हर प्राणायाम के बाद क्या अनुभव हुआ आपको, अपने शरीर के भीतर क्या चेंजेस आए, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। अच्छा, दूसरी एक और चीज मुझे ध्यान में अभी आई, जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, जिनके पैर ठंडे रहते हैं, हाथ ठंडे रहते हैं, और ये भी शरीर की एक प्रवृत्ति होती है, वात प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनके पैर ठंडे रहेंगे। तो ऐसे लोग जिनको ये दिक्कतें हैं वो भी इन प्राणायाम को थोड़ा अवॉइड करें, वो ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो वो और प्राणायाम कर सकते हैं, इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, तो वो बैलेंस कर देंगे बॉडी में जो ये दोनों एनर्जीज हैं। तो शीतली शीतकारी चंद्रभेदी ठंडे प्राणायाम थोड़ा सा वो अवॉइड करें इनको। बाकी जिनको ब्लीडिंग रहती है, जैसे मुंह से खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में स्वेलिंग है, तो वो इस प्राणायाम का अभ्यास करें जो मैंने ठंडे प्राणायाम आज आपको कराए हैं। या शरीर में वैसे ब्लीडिंग रहती है, या पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी में भी ये बहुत अच्छा है प्राणायाम, ये शीतली शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। पीरियड्स में जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग रहती है, पीसीओडी जो मैंने बताया आपको, पूरा इसको डिफाइन कर देती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि सिस्ट बन जाते हैं महिलाओं की ओवरीज के अंदर में, जिसकी वजह से या वो कंसीव नहीं कर पाती, या पीरियड्स मिस हो जाते हैं, या पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसमें। तो ये एक ऐसा रोग है, कॉमन हो गया आजकल। तकरीबन आप देखें तो हर लेडी में डायग्नोस यदि वो करवाने जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं, तो डॉक्टर बता ही देते हैं कि आपको पीसीओडी है। खतरनाक ये तब हो जाता है जब आपको कंसीव करने में दिक्कत आने लग जाए, जब ये पीरियड्स इसकी वजह से मिस होने लग जाए। अदरवाइज छोटे छोटे सिस्ट रहते हैं ओवरीज के अंदर में, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, और दोबारा नहीं भी होते सिस्ट। एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट है इसका,
आयुर्वेदिक में ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी योग के द्वारा भी इसको मैनेज किया जा सकता है। और अभी जो मैंने प्राणायाम बताया, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ये ब्लीडिंग, पीसीओडी, जो भी महिलाओं की दिक्कतें हैं, मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद मूड चेंजेस आते हैं और शरीर से गर्मी निकलना, हीट निकलना, फीवर होना, ये सब जो मैंने कुछ दिक्कतें आपको बताई, इनमें ये प्राणायाम आप करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इन सभी जो भी मैंने आपको चीजें बताई, इन पर मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पीसीओडी पर भी जल्द ही एक वीडियो आएगी, मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई है इसके लिए स्पेशली कि आप एक वीडियो इस पर बनाकर डालें यूट्यूब पे, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में ये शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका अभ्यास आप जरूर करें और फिर मुझे बताएं। तो अभी के लिए विदा लेती हूँ आप लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।